अभी हमने पहले लेक्चर में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किया और मैं पहले भी बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स से 19 क्वेश्चन आए, मेजॉरिटी इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान से थे या फिर इंडियन इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आता है वहां से कुछ स्कीम्स थी जो इवन आज की तारीख में अब जो मेंस आने वाला उसमें पूछी जा सकती हैं। अब बात करने वाले हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चंस आए। वैसे करंट अफेयर्स की जो आप सोच रहे होंगे कि उनका तो टिक मारना है, सीधा सीधा पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ करंट अफेयर्स आपसे मींस के डायमेंशन से भी पूछे जा सकते हैं। उन करंट अफेयर्स में भाई जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते टाइम ये कुछ डायमेंशंस है जिन पे मैं अभी चर्चा करूंगा इन करंट अफेयर्स के दौरान, वो भी प्रिपेयर आपको करनी होती है क्योंकि क्वेश्चन उन पे भी बन सकता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन में लगभग कई डायमेंशन कवर किए कि यहां से ये सेक्शन और था जिसको पढ़ना था, तो हम वो करंट अफेयर्स में भी वो भी चर्चा करेंगे। अपने आप इसने डेट दे रखी है तो डेट याद करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ी, लेकिन जब आप कोई ऐसे एमओयूज साइन कर रहे हैं, फिर कोई चीज हो रही है तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। वैसे फ्रैंकली ऐसे क्वेश्चंस सामान्यतः मैं छोड़ के आता हूं, मेरे लेवल पे आप बात करो तो मैं ऐसी चीजें छोड़ देता हूं क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछना तब तक अर्जेंट नहीं है जब तक कि जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एक्ट है, ऐसी बड़ी चीजें जब तक नहीं हो रही तो मैं सामान्यतः इन चीजों को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं लकी था शायद कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद भी मैं यहाँ हूं, तो मैं आपसे ये कोशिश अपील करूंगा कि ऐसी चीजें ना छोड़ें और डेट लिखें, किस कंट्री के साथ हुआ है ये लिखें, किस पर्पस के लिए हुआ है। अभी देखो आपदा प्रबंधन, अब देखो आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हुआ है, तो किसने किया होगा हमारे यहां से? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और होम अफेयर्स, ठीक है। और वहां जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वहां किसने किया होगा? वहां पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री होगी उसने किया होगा। तो इन दो के बीच में, इन तीन लोग जो संस्थाएं हैं उनके बीच में साइन हुआ है। अब आपदा प्रबंधन की बात है तो क्या डिजास्टर रिलीफ की बात करेंगे, डिजास्टर में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करेंगे। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि डिजास्टर के लिए इंडिया, अपने सराउंडिंग में इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जैसे साइक्लोन है वो बांग्लादेश को भी इंपैक्ट करता है, वो इंडिया को भी इंपैक्ट करता है, वो श्रीलंका को भी इंपैक्ट करता है, तो इसके लिए कॉलिब्रेटेड अप्रोच की जब बात आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप ये जो फैक्ट है वो आप मेंस में लिख सकते हो कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक एमओयू भी साइन किया है। इससे आपका आधा नंबर बढ़ता है। देखो क्या करना चाहिए तो सब लिख देते हैं, क्या हो रहा है वो भी लिख दोगे, लेकिन ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट आपके आधा नंबर, आपको 0.5 का जो नंबर है वो फैच करके देता है। 0.5 नहीं तो 0.25 का नंबर भी फैच करके देता है, और इस 0.25 से आप कम से कम टॉप 100 रैंक के नीचे जाते हो तो वहां पे 20, 30, 50, कई बार 100 रैंक का भी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आंसर राइटिंग में बहुत काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसमें फैक्ट क्या चीज बनती है, इसमें म्यूचुअल सपोर्ट की बात है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है, ट्रेनिंग की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, कोलैबोरेशन की बात है इस एमओयू में, ठीक है। नेक्स्ट है धोलावीरा, 40th साइट है। सबसे पहली चीज, भारत की 40वीं ऐसी जगह है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई है। दूसरी चीज, इसके साथ ही भारत सुपर 40 का एक क्लब होता है जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग अलग कंट्रीज में बनाई है। जिस कंट्री में 40 या 40 से ज्यादा साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज की, वो सुपर 40 के ग्रुप में है। हो सकता है मेंस में नहीं, यूपीएससी प्री तक में ये सवाल पूछा जा सकता है, सुपर 40 हाल ही में किस चीज के लिए प्रचलित रहा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो जून है उसके प्री में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, पूछती है यूपीएससी। ऐसे अगर करंट अफेयर्स के ऐसे फैक्ट पूछती है, सुपर 40 में कुछ भी कह देगा कि भाई सुपर कंप्यूटर की बात है, एक सुपर कंप्यूटर जो 40 की ताकत से काम करता है, या फिर एक नया वायरस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सुपर 40 एक क्लब है उन कंट्रीज का जो 40 या 40 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी पहली साइट है, ठीक है, उसकी पहली साइट है। साथ ही साथ ये पांचवा सबसे बड़ा महानगर है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है।
तो इसका आंसर सीधे सीधे ये हुआ कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बता दूं तो 32 तो भारत में प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। 7 आपकी जो 32 प्राकृतिक नहीं है, माफ कीजिएगा, 32 सांस्कृतिक हैं, ठीक है, और 7 आपकी प्राकृतिक साइट्स हैं और एक क्या है आपकी कंबाइंड साइट, ठीक है। कंबाइंड साइट का मतलब होता है जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के ही गुण सम्मिलित हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये कंबाइंड साइट कौन सी है। कभी भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से भारत की सम्मिलित वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। कमेंट बॉक्स में जिसको आता है वो जरूर बताए, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि रण ऑफ कच्छ जो है वहां पर स्थित है, वहां की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एरिया भी इसमें सम्मिलित होता है, तो इसलिए ये धोलावीरा इंपॉर्टेंट बन जाता है प्री के बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखना, 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। इसके साथ साथ एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस बार बनाई गई है, एक मंदिर है। अगर किसी को पता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वो मंदिर है, दोनों नंबर बहुत सरल हैं एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश। मैं वापस से कहता हूं कि ऐसी जो अध्यादेश की डेट है मुझे याद नहीं रहती, तो उसमें जिसका गलत हुआ उसको कोई बुरा मानने की बात नहीं है, नहीं रहती याद, या किसी ने छोड़ के आया कोई बात नहीं रहती याद। लेकिन अब ये ध्यान रखना, मेंस के लिए जन आधार इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये जन आधार जो स्कीम है, जन आधार जो कार्ड है, जो 10 डिजिट्स का होगा, ठीक है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला है उसे हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको पता रखना है कि इसकी क्या क्या खासियत है। सारे जो कार्ड हैं आपके, अन्य जो जैसे आपके राशन कार्ड है, ऐसे जो जितने भी भामाशाह कार्ड है, ये सब आपके घूम फिर के जन आधार कार्ड में इंक्लूड हो गए हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको इसमें याद रखना होगा, क्योंकि मैं वापस कहता हूं ये मेंस में अब दोबारा पूछा जा सकता है ब्रॉड, बड़े लेवल पे, 2 मार्क्स 5 मार्क्स, और एक्चुअली इस पे तो जन आधार योजना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी किसी पर्सपेक्टिव से बन सकता है, या फिर इसका आधार लेके आप किसी अपनी स्कीम को या किसी आइडिया को सपोर्ट कर सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो अपनी है, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर है आपका 18 दिसंबर 2019, ये लिखा हुआ है 18 दिसंबर 2019, ठीक है। नेक्स्ट, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, तो सीधा सीधा इसका आंसर है FAO एंड WF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP का मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, और FAO है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोनों मिलके इस स्कीम, ये जो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है वो निकालती है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे भुखमरी बढ़ने की संभावना है, एक्यूट सीवियरिटी है फूड की, जो खाद्य उपलब्ध है, भोजन जो उपलब्ध है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और हालत खराब है, वहां पे लोग मर भी सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं उसके परिणाम के थ्रू। अब इसके पॉइंट हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि भाई ये हॉटस्पॉट बनते क्यों हैं। तो सबसे पहली उसमें चीज आती है वायोलेंस, यानी हिंसा। ऐसी जितनी भी जगह, जैसे एग्जांपल है सीरिया, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है अफगानिस्तान, उसके बाद एग्जांपल है आपका इथोपिया, उसके बाद एग्जांपल है आपका मेडागास्कर, ठीक है। एक्चुअली ये दो जो स्थान है इथोपिया और मेडागास्कर, सबसे ज्यादा मतलब इस हंगर रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हंगर एक्यूट सीवियरिटी जो है वो यही इन्हीं दो में है। वायलेंस का एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया कि अफगानिस्तान और सीरिया में इस तरीके की संभावना बन सकती है भविष्य में, जो अभी भी हालत कई तरीके से खराब है। इसके अलावा एक चीज इसमें ये और इंपॉर्टेंट है कि वायलेंस भी हो गया, पैंडेमिक शॉक्स, अभी जैसे कोविड-19 के कारण प्रोडक्शन काफी ज्यादा, सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, और इसी ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी एक करंट में क्वेश्चन भी पूछा गया है SCRI का। अभी अपन उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, भाई कुछ लोग तो उपजा नहीं पा रहे, अब जो उपजा नहीं पा रहे वो बाहर से मांगेंगे, बाहर से नहीं मंगा पा रहे पैंडेमिक के कारण, तो उनके यहाँ भुखमरी जो है, हंगर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं वो है नेचुरल हैजार्ड। अब किसी जगह मतलब वॉल्केनोज आ रहे हैं या फिर साइक्लोन टाइफून आ गया तो पूरी फसल खराब हो गई, तो उसके कारण भी आपकी जो हंगर है वो बढ़ जाती है, जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है संस्कृति री सनातन ढीठ। देखो साहब, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा में, इनको ही मिला था 2020 का, तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन था आना। अगर किसी का नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, तो हमेशा ध्यान रखो जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इस बार तो यूपीएससी ने तक पूछ लिया था, शायद पद्मश्री ऐसे कोई अवार्ड्स पूछे हैं मेरे ख्याल से यूपीएससी ने, तो अवार्ड्स पे अब वो जा रहे हैं। और आरपीएससी और जो स्टेट पीसीएस उनका तो फेवरेट सेक्शन होता है कि कोई एक दो अवार्ड को पूछेंगे। तो ये तो राजस्थानी भाषा के लेखक को साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिला था, तो ये तो बनना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। अगर आपने करंट में ये चीज छोड़ी थी, आगे से मत छोड़ना। और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, इस पे ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। हो सकता है 2021 में कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाए राजस्थानी भाषा को, तो फिर ध्यान रखना कि उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। एनी अवार्ड, इटली की कोई संस्था है, क्या है, फ्यूल और एनर्जी से रिलेट करती है वो, ठीक है, वो ये एनी अवार्ड निकालती है। अब वो एनी अवार्ड किसके लिए निकालती है कि अगर कोई एनर्जी सेक्टर में प्रॉपर रिसर्च कर रहा है, नई चीजें लेके आ रहा है। भारत से सीएनआर राव बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। आप अपने साइंस एंड टेक मेंस का जब सेक्शन पढ़ेंगे उसमें नैनो टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे काफी ज्यादा इनका संबंध रहा है। और इन्होंने हाल ही में ये पुरस्कार मिला था, क्यों, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जैसे कहते हैं पुनर्निर्माण करने लायक या नव्यकरणीय, ठीक है, जैसे कि दोबारा बनाया जा सकता है, उस एनर्जी पे, उस सेक्टर पे उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की थी, तो इसलिए सीएनआर राव इसके सीधे सीधे आंसर हैं। तो ये दोनों ही कि पुरस्कार कौन देता है, कौन सी संस्था देती है, किस सेक्टर में देती है, और इन्होंने किस सेक्टर में काम किया, तो ये दोनों रिलेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है 1-1 से बराबर थे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में 3-2 के साथ में इटली ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप हरा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी कई सारी चीजें ऐसी बदली हैं, जैसे नोवाक जोकोविक साहब हैं, वो भी फाइनल नहीं जीत पाए थे। उनका जो ड्रीम था, इसके कहते हैं ईयर स्लैम या मतलब गोल्डन स्लैम कहते हैं, चारों स्लैम और ओलंपिक जीतना, ये एक ड्रीम था, वो उनका पूरा नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी आशा टूटी थी इंग्लैंड की कि उसे इटली ने हराकर यूईएफए यूफा 2020 जीत लिया। ठीक है, नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, जो हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे पर्सन इन न्यूज पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपने 10 पढ़े हो और 11वां आ गया हो सकता है आपने 2 ही पढ़े हो, उनमें से एक आ गया हो। तो इट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। कभी 1-150 इसके लिए ऐसे कहते हैं कि 150 में 150 नहीं पढ़ने होते। अब देखो, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके राष्ट्रपति सामान्यतः हमको पता होते हैं, ये जो मलेशिया इनके प्रधानमंत्री भी, हाँ ये मैं मान सकता हूं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति इन जनरल हमको नहीं पता होंगे, बट इंडिया का डायरेक्ट रिलेशन काफी ज्यादा है कजाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियर सप्लाई की बात करते हैं, कजाकिस्तान उसमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट स्थान रखता है। तो हमें इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं कि यार हाँ इसके तो हो नहीं सकते, ठीक है, अब इसके भी याद हो, तो एक जो है ना एस्टिमेटेड मतलब क्या है कि लगभग, अगर आप रिस्क फैक्टर में तो एक बार तुक्का लगाना, तुक्का नहीं, कैलकुलेटेड गेस लगाने के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें खास बात मैं दिखाता हूं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है भवानी जो मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड योगा आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, सिल्वर मेडल किस चीज में जीता है इन्होंने, पैरालंपिक्स में, और पैरालंपिक की फर्स्ट मेडल विनर थी इस बार, तो ये इसलिए आई हैं यहाँ पे, समझो पैरालंपिक में जो फर्स्ट मेडल हमें मिला वो किस से मिला, भवानी पटेल, और किस में जीता इन्होंने, टेबल टेनिस में। ठीक है, पैरालंपिक का पहला मेडल था, ये वाली बात है। अब बात करते हैं निषाद कुमार की। ठीक है, निषाद कुमार क्या है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर इस बार इन्हें बहुत पसंद आया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे ही है कि निम्न में से किस किस को सिल्वर अवार्ड मिला है, वो भी समझते हैं कि गोल्ड तो सब याद करेंगे,
सिल्वर दुनिया छोड़ देती है, तो अब वो सिल्वर मेडल के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, तो निषाद कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता था। और किसमें जीता है उन्होंने, निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल आपकी एशिया का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ऊंची कूद है और उन्होंने 2.06 मीटर की ऊंची कूद की थी। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया साहब को हम जानते ही हैं, भाला फेंक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2 बार के, और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आप देखो 3 सिल्वर मेडल मिल गए। और हरविंदर सिंह की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसमें, आर्चरी में, तीरंदाजी जिसे कहा जाता है। तो अगर मैं मैच करते हैं तो अपन सीधे सीधे हो गया ए का 3। अब देखो किसी को अगर ए पता है, आरपीएससी की यही अच्छी खासियत लगती है मुझे, अगर ये यूपीएससी होता तो आपको एक छोड़ो, जब तक 3 नहीं पता है तब तक आप उसका आंसर बड़ी मुश्किल से कर सकते हो। यहां आपको केवल भाविना पटेल अगर पता है तो आप टेबल टेनिस टिक कर दोगे। देवेंद्र झाझड़िया यानी सेकंड, डी का सेकंड भी अगर आपको पता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ये, सिंपल मेरे ख्याल से सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, इनमें भी बात करते हैं। देखो सुजस, मुझे मंथ शायद अगस्त है, साफ साफ एक पूरा पेज या 2 पूरे पेज मीराबाई चानू पे थे और उसमें लिखा हुआ था, उसमें डेट के साथ लिखा है, यही वो तारीख है जिस पर मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। ये लिखा हुआ है, सुजस का स्टेटमेंट है। तो अगर आपको केवल ये पता है कि मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है तो आप देखो ऑप्शन, उसने क्या पूछा, सिल्वर पदक विजेता। डी कहां का है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही है। बाकी मुझे पता करने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं। सुजस की इंपॉर्टेंस ये है, केवल एक नजर से उसको देखना था सुजस को कि यार क्या क्या दिया है। उस अगर आप वीडियो देखोगे जाके जिसमें मैंने अगस्त की सुजस डिस्कस की है, उस अगस्त की सुजस में मैंने आपको बताया कि मीराबाई चानू पे इस बार एक क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन गया और ये आता था तो पूरा हो ही जाता था। रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल लिया। अब ये है फ्री स्टाइल, एक कुश्ती होती है, ठीक है, उसके प्लेयर हैं ये, और उसी फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेयर कौन है, बजरंग पूनिया। पीवी संधू मैम जो है वो किसकी हैं, बैडमिंटन की। ठीक है, और इनको क्या ब्रॉन्ज मेडल मिला था इस बार, और पिछली बार 2016 का जो ओलंपिक था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। किसको हराया था इन्होंने, एक मारिया साफेन करके, जहां तक मुझे नाम याद हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूं, लेकिन ऐसी मैम है जिनको इन्होंने ओलंपिक में, जिनसे ये हारी थी फाइनल ओलंपिक में, और सिल्वर मेडल इनको मिला था। तो सीधे सीधे आंसर है, अगर आपको मीराबाई चानू पता है तो आप ये आंसर कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक रिव्यू में साफ साफ दे रखा है क्या, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रीको, स्पष्ट रूप से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने ढंग से नहीं किया है, लेकिन इसमें मैं बताऊं राजस्थानी फाउंडेशन इससे संबंधित नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। अगर आपने राजस्थानी फाउंडेशन इकोनॉमिक रिव्यू में दी हुई है, राजस्थानी फाउंडेशन भी, तो अगर आपको उसने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो आप एटलीस्ट ये ऑप्शन तो काट दोगे। ठीक है, अब निर्यात की जब बात आ रही है तो रीको के बिना तो काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार अकेले अकेले रीको के बिना ही काम कर लेंगे, नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब यहां पर भी कैलकुलेटेड गैस के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन लगाने की बात करूं तो ये दोनों में से ये वाला ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो इस बात को, तो इस बेटर को हमने टिक कर दिया और इसका आंसर हमने बना लिया, सिंपल। कौन सा खिलाड़ी, समापन समारोह। अब देखो समापन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया जाता है, एक होता है एक इनॉग्रेशन, ठीक है, शुभारंभ समारोह। शुभारंभ समारोह में सामान्य जो परंपरा है वो क्या है कि पहले जो अगर कंपटीशन हुआ है ओलंपिक या पैरालंपिक, हर ओलंपिक या पैरालंपिक सब में ध्वजवाहक होते हैं शुभारंभ के और समापन के। तो सामान्य परंपरा क्या है कि पिछले ओलंपिक या पैरालंपिक का कोई विनर है, चाहे गोल्ड है या फिर टॉप लेवल का विनर है, उस या फिर महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, विनर है और साथ में महिला है, तो शुभारंभ समारोह में वो लेके चलता है, और समापन समारोह में जो इस बार का कोई विनर है वो लेके चलता है। अब देखो ये संभावना, ये संभावना और ये संभावना, ये अपन ने बात कर ली ये, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली ये, ठीक है, और टेकचंद जी का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन अवनी लेखरा जो थी इस बार मेडल जीते ना उन्होंने, कितने मेडल जीते,
फीमेल हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपको नहीं भी पता था तो टिक ऐसे किया जाता है कि इस पे टिक करो यार, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और टेकचंद्र जी साहब ने क्या जीता था इस बार मेडल पैरालंपिक में, नहीं भी याद है तो फीमेल के नाम पे देखो, ये इसे कहते हैं कैलकुलेटेड गैस, कि फीमेल के नाम पे अवली लेखरा को टिक करते हैं। जिसको पता था बहुत अच्छी बात है कि हमारे ध्वजवाहक हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट थे, ध्वजवाहक पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ध्वजवाहक है, किस पे चर्चा कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खास बात अवली लेखरा के साथ थी कि फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है ना ये, तो भी अगर अपने को यही याद है गोल्ड मेडलिस्ट है ये, तो उसी में फिर ये ध्वजवाहक हो गई ना बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो, ये चीजें ऐड, इस चीजें से सुनिश्चित होता है कि ध्वजवाहक कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक है, इंडिया से बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बुक का क्वेश्चन है, आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी नहीं करके आता, मैं छोड़ आता, मैं छोड़ के ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे 150 में 150 नहीं करने थे, मुझे अपनी कट ऑफ क्लियर करनी थी, बस दैट्स ऑल। ये भी मैं शायद छोड़ जाता, अगर मैं पढ़ के नहीं जाता ढंग से तो मैं छोड़ के आ जाता कि भाई क्या है मेरे को नहीं पता, आंसर इसका ये है, एक किस्म है ये गेहूं की, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अब बनाई किसने, नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है एक, ठीक है, उसने बनाई है, और पूरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब पूछा क्यों गया ये मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने सुजस पढ़ी होगी, वापस कहता हूं सुजस का नाम वापस है, ब्लैक व्हीट, काला गेहूं, उस पर पूरे 2 या 3 पेज डेडिकेटेड है सुजस में। अगस्त है या जुलाई इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरा 4 पेज डेडिकेटेड है किसी ना किसी सुजस में, अगस्त से पहले की सुजस है। उसमें साफ साफ दे रखा है काले गेहूं के कारण। अब वो काला गेहूं क्या घूम फिर के ये है, और ये ही सवाल यहां पूछ लिया, तो इसलिए सुजस इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मैं वापस आपसे अपील करता हूं कि मेंस के लिए सुजस पढ़ना और उसके नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट सवाल है, फैक्ट है, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा होगा, बजट पढ़ा होगा तो सीधी सी आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा होगा, नहीं दिया होगा तो फिर स्कीम्स नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, तो सीधी सी बात है, ठीक है। कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना, इस कुसुम के बारे में मैंने हर अपनी क्लास में, हर अपने वीडियो में बोला कि कुसुम पे एक क्वेश्चन बनना 100% है। भालो जी पहला है, कोटपुतली जो है कोटपुतली जयपुर, उसका एक गांव है, कितना 1 मेगावाट, ठीक है, और कंपोनेंट ए के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। दूसरा कहां खुल रहा है, दूसरा भी एक शुरू हो गया है, और नॉर्दर्न इंडिया में है, कमेंट बॉक्स में, नॉर्दर्न राजस्थान में है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तरी राजस्थान में कितने, हम हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, ये 3-4 जिले पड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक में सेकंड कुसुम का कंपोनेंट का वो बना दिया गया है। तो ये ध्यान रखने की चीज है, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन था, आना ही था। नेक्स्ट है ये, और ये सब कर देंगे लगभग सबको, अगर सुना होगा किसी ने, इनको तो कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और ममता दीदी जो है उनको भी सामान्यतः समझ ही आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन, भाई इनके बारे में जो कमेंट किया गया है, जब टाइम में इनको टॉप 100 में रखा गया, बोला गया है कि ये एक बिना निडर पॉलिटिशियन बन के उभरी है भारत में, और जो तृणमूल कांग्रेस है वो पार्टी को नहीं चला रही, बल्कि पार्टी पूरी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है, ऐसा कहा गया है टाइम मैगजीन में जब इनका नाम दिया गया। अदार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जब वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीन प्रोडक्शन की बात आई, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से अदार पूनावाला को इस टॉप 100 में उस साल रखा गया। ये जो है इन्होंने, अब इनकी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो जब तक इनका नाम आपको नहीं पता तो लगाना मुश्किल है, लेकिन एक सिंपल चीट कोड कहते हैं इसको, कि भाई जब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में आता है, उपयुक्त सभी, तो हम कोशिश करें, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर उपयुक्त सभी ही होते हैं,
क्यों आप सोचो ना, उपयुक्त सभी कोई क्यों देगा, वो अपना एक ऑप्शन खराब क्यों करेगा? अगर उसे उपयुक्त सभी नहीं है तो बाकी में डाउट करेगा ना वो, ए बी, बी सी, ए बी सी, ए सी। अगर उपयुक्त सभी हैं तभी तो उपयुक्त सभी यानी ऑल देगा। तो इसलिए अगर नहीं भी आ रहा तो कैलकुलेटेड गैस क्या कहता है, ए बी सी और डी। इन्होंने यूएस में जो हेट अभी चल रही है रेस और उसके आधार पे उसके अगेंस्ट कोशिश की है कि वो वहां पे सुधरे। तो मंजूषा पी कुलकर्णी जो है वो यूएस में एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SCRI, सप्लाई चेन जो रेजिलियंस इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव है। मैंने अभी भी बोला ना सप्लाई चेन के बारे में, एक इंस्टीट्यूशन एक क्वेश्चन ही पूछ लिया उन्होंने, ये वही क्वेश्चन है। इसमें बस इसकी जगह 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है, एंड यस डेफिनेटली इंडिया इज इन देम। अब ये क्यों किया गया? लगभग मार्च या अप्रैल, एग्जैक्ट मंथ अभी मुझे याद नहीं, मार्च या अप्रैल 2021 में जो इन तीनों ही जो कंट्रीज हैं, इनके जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन मतलब वेबिनार के थ्रू इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, केवल एक सत्तर में, क्योंकि 5 देशों की पहल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अपन बात करते हैं। अब इसका संबंध किससे है? 128वें 127वें संविधान संशोधन विधेयक से। अब संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अलग अलग होता है। कहने का मतलब है, एक जो कानून लाया जाता है ना, जो गवर्नमेंट है या फिर जो विधायिका है उसमें, गवर्नमेंट द्वारा विधायिका में, उसे कहते हैं विधेयक। जब वो कानून बन जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। तो आप समझो कि जो 22 ऐसे विधेयक आए थे वो कैंसिल हो गए थे, जैसे NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में JS खेर साहब की अध्यक्षता वाली एक पीठ थी। तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उसके बाद वो चीफ जस्टिस बने हैं, और इस बार तो उन्होंने वो सीक्वेंस भी पूछ लिया है। JS खेर साहब और ठाकुर साहब, इन सब के नाम चीफ जस्टिस जो हैं ऑफ इंडिया, उनके सीक्वेंस पूछ लिया, तो उन्होंने इसको कैंसिल किया। तो इस तरीके से कई सारे जो विधेयक होते हैं संविधान संशोधन के, उन्हें कैंसिल कर दिया जाता। तो ये 127वां विधेयक था जिसका 105वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसके साथ एक चीज और है कि इसके माध्यम से किया क्या गया, ये था न्यूज में क्यों? क्योंकि जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस थी, उनका डेफिनेशन देने का अधिकार किसको दिया गया? स्टेट्स को वापस दिया गया। अब वापस का क्या टर्म है कि 102वां संविधान संशोधन जो था, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उस पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत उसे कुछ अधिकार दिए गए। और मराठा रिजर्वेशन की एक चुनौती सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद से किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह बैकवर्ड क्लास का डेफिनेशन या फिर डेजिग्नेशन उनको बना, अनुसूचित करना कि भाई ये बैकवर्ड क्लास है, इसका अधिकार किसके पास चला गया? केंद्र के पास, यानी आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब इस 105वें संविधान संशोधन द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण वापस से वो अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को, कि साहब आप अपनी खुद की सूची बना लो और उसमें आप बता दो कि ये इस सूची, इस पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खास बात है, केंद्र और राज्य की सूची अलग अलग हो सकती है, और केंद्र की जो सूची होगी वो केंद्र की गतिविधियों के ही काम आएगी, राज्य की सूची राज्य की गतिविधियों के काम आएगी। तो दोनों में क्लैश नहीं है। तो ये संविधान संशोधन इस कार्य के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 93, चीन का अंतरिक्ष यान है। मार्स जो ग्रह है, मंगल, उसके लिए एक मतलब अंतरिक्ष यान है। इसके 5 कंपोनेंट हैं, एक चारों तरफ घूमने वाला एक कैमरा है। तो 5 कंपोनेंट है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि चीन का अंतरिक्ष यान है। कंफ्यूजन करने वाला है, चंद्रमा का रोवर्स तो आप कैंसिल कर सकते हो, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, कुछ चीजें थोड़ा सा याद रखने की होती हैं। और ये पॉपुलर तो था न्यूज में, मैंने इवन खुद ने पढ़ा है 93-1, तो ये पॉपुलर था। आई होप आप लोगों के इनमें मेजर जो क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन सही ही हुए होंगे करंट अफेयर्स के। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल थे। उन क्वेश्चंस को छोड़ के
मैं मानता हूं कि आपकी सही रहे होंगे। मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है इतने क्वेश्चंस के बाद में। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।